श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 8 का चैप्टर 4 अध्याय 4 क्लास 8 का चैप्टर 4 अध्याय 4 दहन और ज्वाला। क्लास 8 का चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। और क्लास 6 का ऑल टू ऑल चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। और क्लास 7 का भी ऑल टू ऑल, और क्लास 8 का चल रहा है। 1 2 3 लेसन अपलोड हो गया, चौथा लेसन अपलोड। ऑल टू ऑल चैप्टर अपलोड करें क्लास 8 का भी, फिर क्लास 9 का, 10 का, 11 का, 12 का। ये साइंस चल रहा है अभी, साइंस का सीरीज। ऑल टू ऑल बुक एनसीईआरटी का पैटर्न पे अपलोड करेंगे। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। दहन और ज्वाला चैप्टर है। निम्नलिखित में से सही है? दोनों में सही कौन? मोमबत्ती ज्वाला के साथ नहीं जलती, कोयला ज्वाला के साथ जलती है। डी, इनमें से कोई नहीं है, तो कोई सही नहीं है। ठीक है, चलिए। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम को उत्पन्न ज्वाला को प्रारूपों को अध्ययन करें। कास्ट। कास्ट कोयला वायु में जलकर क्या देता है? कास्ट कोयला वायु में जलकर क्या देता है? ए नंबर देता है का कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रकाश और ऊष्मा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रकाश और ऊष्मा देता है। ठीक है, क्या बोला? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है, चलिए तीसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वो सत्य कथन की पहचान करें। वो सत्य कौन बोला? ए नंबर, ये वो सत्य है। ये वो सत्य है, वो सत्य है। अब सत्य पढ़ते। ठीक है, ईंधन ठोस द्रव्य का गैस हो सकता है। ये ठीक है, सही है। ये गलत है, हमसे गलत पूछ रहा, तो ये गलत होगा आंसर में। ठीक है, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे दहन कहते हैं। सही है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता, दहन कहलाता है। ठीक है, चलिए। आइए 4 नंबर का एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी पैटर्न पे है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। दहन किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? दहन दहन दहन। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस द्रव और गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन आवश्यक है। देखिए, हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए, मोमबत्ती निर्वात रूप में जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था में चिमनी के नीचे की वायु का प्रवेश नहीं कर सकता। ज्वाला में कंपन होता है, धुआं उत्पन्न होता है। सी नंबर, ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। देख लीजिए, है ना। चलिए, निम्नलिखित का सही कथनों का विचार कीजिए। सही कथन बी नंबर, कथन 2। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सही है। ये वाला दूसरा नंबर सही है। दूसरा नंबर सही पूछ रहा था, सही का जवाब देंगे हम। आइए, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर।
आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देता है, यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को कम कर देता है। देख लीजिए, कंबल से ढक देता है। आपने सुना सुना होगा जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता करते हैं? जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो उन्हें कंबल से ढक देने की ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। आग बुझ जाती है। आग में जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कंबल से आग को बुझाने से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है जिससे आग बुझ जाती है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या बोला? सही है। पहला सही है। प्रज्वलन ताप वह ताप होता है जिस पर ज्वलनशील पदार्थ जलना शुरू होता है। ठीक है, पहले खाली सही पढ़ रहे हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी को आप आग नहीं नहीं पकड़ते हैं, परंतु यदि मिट्टी के तेल में थोड़ा गर्म कर दे तो आग पकड़ लेता है। क्या? आग पकड़ लेता है। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता नहीं पकड़ सकता उसका ताप ज्वलन ताप के कम है। चलिए छोड़ करिए। किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान है। किसी पदार्थ का प्रज्वलन ताप है उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप। ठीक है, ज्वलन ताप। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिब्बियों के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? आजकल माचिस की तीली के सिर में आमतौर पर होता है के सिर में आमतौर पर होता है एक और दो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोला? माचिस माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5,000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राइस्टाइल पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और टॉर्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी के से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदुरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। क्या कारण है कि कागज के बने कप में कागज के बिना जले पानी उबाला जा सकता है? चालन। क्या है? चालन। क्या बोला? क्या आप इस परिघटना को कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं। ऐसा ऐसा इसलिए क्यों? उनमें ज्वलन तापमान कम होता है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं। ऐसा इसलिए हो क्योंकि उसमें ज्वलन तापमान कम होता है। ज्वलन तापमान कम होता है। ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? ये ऊपर हेडिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ उदाहरण नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण नहीं है? कांच। कांच ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। क्या आप ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? सूची मतलब कि और बहुत सारा नाम लिखिए क्या क्या जलता है। आग पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकताएं हैं? बताइए। ईंधन है, वायु है, ऊष्मा है। ये तीनों से आग पैदा होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये आवश्यकता ईंधन, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु ऊष्मा, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। चलिए, आग किस प्रक्रिया से के द्वारा बुझ सकता आग किस प्रक्रिया के द्वारा बुझ सकता है? दोनों होते हैं, वायु का प्रभाव काट कर, ईंधन का ताप कम करके आग इसलिए बुझ सकती है। ठीक है। जल जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत चालक कर सकता है। आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता है। क्या आपको याद है कि जलते से पढ़े हुए हैं? ठीक। चलिए, अभिकथन अभिकथन और कारण दिया गया है। इसलिए एक गलत है, आठ सही है। एक गलत है और आठ सही है। जल जलती हुई सामग्रियों को प्रज्वलन ताप कम करता है। चलिए। ठीक है, चलिए। बेकिंग सोडा या पेट्रोसियम कार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। विद्युत आग को बुझाने का सबसे उपयुक्त तरीका का उपयोग करना है। विद्युत में आग लगे, बिजली में आग लग गया तो आग लगा तो CO2 अग्निशामक वाला। ठीक है। जल सबसे अधिक प्रज्वलित अग्निशामक है, परंतु जल कभी कार्य कर पाता है तब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में। आग लगी वस्तुओं की विद्युत में वो नहीं होगा यूज। ठीक है। चलिए, ऊपर ये लिखा हुआ है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूस इलेक इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ठीक है, चलिए हटाइए। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी की कागज जैसी वस्तु को। ठीक है, चलिए। देखिए, इसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हटाइए। हम पेट्रोल की आग को हम पेट्रोल की आग को जल से नहीं बुझा सकते, क्योंकि जल भारी होने के कारण नीचे खिसक जाता है और पेट्रोल सतह पर आकर जल जाता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर पर यह द्रव्य के रूप में
सिलेंडरों में भरी जा सकती है। सिलेंडरों में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। यह 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 ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाता है। ठीक है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है ए और बी दोनों, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट से पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। आइए, निम्नलिखित में स्वतः दहन कौन नहीं है? निम्नलिखित में से स्वतः दहन कौन नहीं है? गैस स्टोव नहीं है। फास्फोरस जैसे कुछ कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। फास्फोरस फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण से अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। किसी किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। देख लीजिए, मोमबत्ती की ज्वाला जो पूर्ण दहन किस क्षेत्र में होता है? मोमबत्ती की ज्वाला में पूर्ण दहन किस क्षेत्र या जोन में होता है? बाह्य क्षेत्र में होता है। क्या होता है? बाह्य क्षेत्र में होता है। अच्छा ईंधन वह है जो अच्छा ईंधन वह है जो अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है या सस्ता होता है और बहुत वायु उसमें सामान्य दर सुगमता पूर्वक चलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। अच्छा ईंधन पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। ये पदार्थ पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है या सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। समझता ऐसा कोई भी ईंधन ईंधन नहीं है जो जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन का ऊष्मीय मान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई व्यक्त किया जाता है? ईंधन का ऊष्मीय मान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम। यदि आपको कहा जाए तो गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? इन किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसमें उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित करता है। कुछ ईंधनों को ऊष्मीय मान सारणी में दिया गया है। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। मीथेन मीथेन चल जाएगा। मीथेन हो जाएगा 50,000। पेट्रोल हो जाएगा 45,000। सीएनजी हो जाएगा 50,000। एलपीजी हो जाएगा 55,000। ठीक। चलिए, ईंधन का ऊष्मीय मान। गोबर गैस के उपले 6,000 से 8,000, लकड़ी के 17,000 से 22,000, कोयला 25,000 से 33,000, पेट्रोल का 45,000। ऊष्मीय मान। मिट्टी का तेल 45,000, डीजल 45,000, मीथेन
50,000, मीथेन का 50,000, सीएनजी का 50,000, एलपीजी का 55,000, जैव गैस का 35,000 से 40,000, हाइड्रोजन का 1,50,000 ईंधन उसमें यमान था। कोयले के दहन से निम्न में से कौन सी समस्या संबंधित है? कोयले के ईंधन से निम्न में से कौन सी समस्या संबंधित है? उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, अम्लीय वर्षा, विषमता धातु और शुद्धता वाली राख। ठीक है? कोयले और डीजल दहन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटी और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें इनमें से सभी सभी सही है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कम छोड़ते हैं। कोयले और डीजल के दहन के सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटी और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटी और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन और गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अध्याय 5 में।